चलिए बाबू पहले फटाफट लिख लेते हैं, फिर समझा देंगे हम, है ना। ऊतक तो लिखवा दिए थे लास्ट लेक्चर में। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लिखवाए है ना। चलिए ये बात हो चुका है। अच्छा, अगर कोई बच्चा दूर बैठा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा बात मेरे तक नहीं पहुंचेगा। तुम बस हाथ उठाओ, हम क्लियर करेंगे डाउट। क्योंकि क्लास बैठने के लिए नहीं होता है, क्लास होता है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? टीचर से आपका राब्ता। तुम सवाल करो, हम जवाब देते हैं 5 महीना के लिए, उसके बाद तो हो ही जाएगा जैसे बैठना है आपको। तो ऊतक रोना है अभी? तो रोगे अभी से? क्या रो रहा है? नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। चलिए प्रश्न लिखिएगा, वो 9 में जाएगा। वो लिखिएगा बाबू प्रश्न। कोशिका के संघटक, कोशिका के संघटक क्या क्या हैं? कोशिका के संघटक क्या क्या हैं? जब क्या वर्ड आ जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। सीनियर हो रही हैं, हर चीज़ नहीं सिखाया जाएगा। संघटक का मतलब होता है कंपोनेंट, कि एक कोशिका में और क्या क्या चीज़ मिलकर बना होता है एक कोशिका, किन चीज़ों का संग्रह होता है कोशिका में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे केंद्रक होता है, केंद्रक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्रक के अंदर फिर प्रोटीन, उसके अंदर फिर डीएनए एंड ऑल दैट। जब आप क्लास 10 में जाएंगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझे। तो कोशिका में जो बेसिक जो जानकारी है वो क्लास 8 में दे दिया गया, 9th में फिर जाकर के आपके पास है, कोशिका का अध्ययन है, उसको पढ़ना होगा। तो कोशिका के संघटक क्या क्या है? उत्तर में लिख लीजिए, दक्षिण में नहीं। कोशिका के संघटक, कोशिका के संघटक निम्न है। नंबर का, सबसे पहले किसका नाम लिया जाए? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसके बारे में भी हम 2-4 लाइन लिखवा देते हैं, सही रहेगा। यह जीव द्रव्य प्रोटीन की बनी होती है। बनी होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। नंबर खा, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य पाया जाता है। इसमें निम्न रचनाएं होती हैं। नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा घर भी बोलते हैं इसको, कोशिका का एनर्जी यहीं से मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि
पावर हाउस भी कहते हैं। नंबर 2, लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक, कॉमा, वर्णी लवक, और एक हो गया अवर्णी लवक। तीसरा ग नंबर में रसधानी। यह थैली के समान रचना है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तीसरा ये हुआ ना, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इसमें मूलतः उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। अब ग नंबर में आ गया आपका केंद्रक। यह कोशिका का प्रमुख संघटक है। पूर्ण विराम। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। परंतु कुछ जीव जैसे पैरामीशियम, राइजोपस में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न बाबू, कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को लिखें। महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखें। कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखें। जो ज़रूरी बात है वो आपको बताना होगा। कोशिका से संबंधित ज़रूरी बात। देखो बाबू, एक बात तो हम एकदम पहला दिन किए थे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2। एक कोशिका और बहु कोशिका, है ना। एक से ज़्यादा कोशिका जिसके पास हो, और एक कोशिका वाला का अगर ध्यान हो तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल नहीं बताए थे क्या? लिखवाए थे, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, स्पाइरोगाइरा, इस तरह से प्लेनेरिया, बहुत सारा लिस्ट है। तो 3-4 को ऐसे याद रखना चाहिए। अब बहुकोशिकीय जीव जैसे हम,
जैसे हाइड्रा, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। तुम भी, हम का मतलब हम मानव, हम लोग, ऐसा नहीं खाली हम बहुकोशिकीय आप लोग एक कोशिकीय, ऐसा नहीं है। तुम भी हो, हाँ तुम भी। वो सोच रहा है कि यार हमको कहाँ रखिएगा सर, किस श्रेणी में रखिएगा। तो जो सबसे पहला चीज़ एक बात किए थे बाबू कि कोशिका का विभाजन 2 भाग में है ना। तो कोशिका जो है कितने प्रकार की हो गई थी? कोशिका 2 प्रकार की। अब जितना भी ज़रूरी बात था वो सब लिखना होगा। कोशिका 2 प्रकार की हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिका और बहु की कोशिका, कॉमा बहु कोशिका। तो इसलिए हम ना तकलीफ ना हो इसलिए हम बोलते भी जा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। दूसरा, कोशिका को सबसे पहले कौन देखे थे? कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक, है ना बाबू, 1665 में। तो हम लिख सकते हैं कोशिका को सबसे पहले 1665 रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया, हुक लगाते हुए। रॉबर्ट हुक, हुक मीन्स क्या होता है? कस के शॉट खेल दिया, हुक लगाना। किस चीज़ में देखे थे वो रॉबर्ट हुक? बोतल के कॉर्क में, है ना। कैसा लगा था उनको कोशिका देखने में? मधुमक्खी के छत्ते के समान। थोड़ा कस के बोलना पड़ेगा, इसलिए कस के बोलना पड़ेगा कि ये जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, कल को कोई थर्ड पार्टी अगर देख रहा हो तो उसको लगेगा कि मास्टर बाबू पागल है क्या, वो एक ही बात को अपने सवाल बोल रहा है, अपने जवाब दे रहा है। तो तुम थोड़ा कस के बोल दिया करो ताकि तुम्हारा आवाज़ भी मेरे आवाज़ के साथ शामिल हो सके। जैसे कि 1665 में देखा तो बोलना होगा सर 1665 में, ताकि आवाज़ जाए तो हम जैसे बोले हाँ सही बोला, कुछ बोला ही नहीं, आवाज़ तो यहाँ गया ही नहीं कुछ बोलने का। समझ रहे हैं सर, अगर जानते हैं तो। और उसके बाद कौन अध्ययन किए थे इनके जस्ट बाद? ल्यूवेनहॉक। कब किए थे? 1674 में। जीवित कोशिकाओं के अध्ययन का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है, अगर ध्यान हो तो। लिखवाए हैं? हाँ, पहले ये लिख लें, कोशिका को सबसे पहले 1665 रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया, देखा मोस्टली। और जीवित कोशिकाओं का अध्ययन, जीवित कोशिकाओं के अध्ययन का श्रेय किसे जाता है बाबू? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को जाता है। और उनका प्रयोग कब था? 1674 में। और क्या हो गया? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये हो गया। एक और था 1932, क्या नाम था उनका? नॉर्ड एंड रस्का, है ना। रस्क है, उसको रस्का बोलते हैं वैसे, रस्क द्वारा क्या है 1932 में ना, क्या चीज़ किए थे ये लोग? 1932 में कुछ तो बताए थे ऑब्वियसली, तभी तो वो किताब में आया है। क्या था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखा था किताब में, देखो यार कहीं पर तो होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे, वही तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ना बाबू। नंबर 5, नॉल रस्का जी हो गए। उत्तक के बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि कोशिकाओं के समूह को, है ना बाबू, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और लाइन बना दिया जाए, जीवन की
सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, ये कौन है भाई? कोशिका है ना, कोशिका है। अब कोशिका पर अपना मत डालने का श्रेय किसे जाता है? श्लाइडन और स्वान, ये दो लोगों का नाम है। कब? 1800। तारीख? कोशिका मतवाद का, कोशिका मतवाद देने का श्रेय श्लाइडन एवं स्वान को जाता। 1838 है क्या? स्वान को 1838 में जाता। 1838 में मतवाद आया था इनका, ठीक है, स्लाइडन और स्वान को। हरित लवक, हरित लवक जानते हो बाबू? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वो सब जानते हो ना, जो पेड़ पौधे जिससे खाना पकाते हैं जिसकी उपस्थिति के कारण। जानते हो हरित लवक का नाम सुने हो कभी? जानते हो ना? हाँ, को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक का मतलब, पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधे। और देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, याद रहेगा। नंबर 9 में क्या बाबू? लिखवा चुके हैं ना बाबू? हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं, लिस्ट में आ रहा है तो। एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत, एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा इत्यादि आते हैं। बहुकोशिकीय के अंतर्गत मनुष्य, जानवर यानी पशु, पक्षी और बहुकोशिकीय की श्रेणी में हाइड्रा भी आता है, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। हाइड्रा इत्यादि आते हैं। इनका शरीर जटिलताओं से भरा होता है। बढ़े आगे। चैप्टर तुम लोगों का यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, लेकिन सिर्फ इतना ही चैप्टर नहीं है, मतलब कि ये चैप्टर यहाँ पे ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन जो इस कोशिका से जुड़ा हुआ अगर तुम सही में चैप्टर का देखना चाहते हो तो वो चैप्टर तुम्हारा अभी इसके बाद शुरू होगा, जो है जनन। जिससे एकदम करेंगे, जनन पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद कल, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर हम अभी फ्लो बीच में तोड़ देते हैं तो फिर कोशिका का अध्ययन अधूरा रह जाएगा। जैसे अगर हम कोशिका जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देते हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए जनन ज़रूरी नहीं था हम लोग के लिए कभी भी। जैसे अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो क्या जनन करना ज़रूरी है? नहीं है। अगर हम जिंदा रहना, सिंपल सा बात को समझो, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे लिए चाहिए सांस नहीं, सांस, वायु, एक दूसरा क्या होगा? जल, भोजन और वस्त्र वगैरह को रखना चाहो तो रख लो। जनन की क्रिया उसके लिए नहीं है। जनन सिर्फ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य अपना अस्तित्व बनाकर रख सके, यही क्रिया है बस, ताकि हमारा अस्तित्व, जो मेरा एग्जिस्टेंस है, वो बना रहे। तो सिर्फ हम ही ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे जंतु भी कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक कोशिकीय जीव भी कर रहे होते हैं।
ये एक कोशिकीय जीव के जनन करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है, अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि विखंडन होता है, मुकुलन होता है, पुनर्जनन होता है, बीजाणुजनन होता है, हाँ द्विखंड अपखंडन जिसको बोलते हैं, वो सब सारे क्रियाएं होती हैं इनमें। हम हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे कि हम हो गए, दूसरा कोई जानवर ले लो, वो सब में सही है बात। अगला टॉपिक हम लोगों का कल से वही रहने वाला है कि हम जीव जनन क्यों करते हैं और जनन करना क्यों ज़रूरी है। ऐसा तो कुछ था नहीं, बट वो जमा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वो, जो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या लेना देना है तुमको, होने दो ज़्यादा। बताओ, कुछ हानि भी है जी। पूजा, पूजा नाम है तुम्हारा ना, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो कोई नुकसान? कुछ नहीं। क्या दिक्कत है इससे? क्या गायत्री, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत है बाबू? क्या गोविंद, कोई दिक्कत है जी? नहीं। क्या आदित्य, कोई दिक्कत है जनसंख्या बढ़ने से? वाहिद, कोई दिक्कत है बाबू? हाँ, क्या दिक्कत है भाई, बोलो। सरकार को कोई भी सामान देने में तकलीफ होगा। अच्छा, और तुमको क्या लगता है शिवशंकर, जनसंख्या का बढ़ना सही है या गलत है? कैसे बाबू? नहीं तो बात है कि अगर सही हो तो क्यों, और गलत है तो अगर तुम्हारा जवाब तो क्यों? क्या राखी, क्या लगता है, जनसंख्या का बढ़ना सही है या गलत है? गलत है तो कैसे? हर्ष, कैसे कैसे बाबू? ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, हाँ, घर बनेंगे, जंगल कटेगा, सब साफ होगा, हाँ, जमीन साफ होगा, हाँ, घर बनेगा, खेती करने के लिए जमीन नहीं होगा, सब हाँ, जितना उत्पादन भोजन का चाहिए उससे कम जाएगा। सही है, सही, ये दिक्कत है। एकदम। पौधा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, पॉल्यूशन भी होगा। हमको लगता है शांत नहीं हो सकता अगर इस टॉपिक पे बोलना शुरू कर दे तो। नहीं, वाहिद बोला सरकार का कोई भी अगर स्कीम है वो सभी तक नहीं पहुंचेगा, फिर बाद में हम ही लोग चिल्लाएंगे नहीं कुछ कर नहीं रही है सरकार, कुछ करने कहाँ से करेगी? बेरोजगारी के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि सीट एक है, ये चेयर एक है, बैठने वाले 6 लाख लोग हैं। आओ बैठाओ जा करके, आओ बैठाओ। किसको बैठाओगे? समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जनसंख्या का बढ़ना सही भी नहीं है। तो जनन चैप्टर में हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या का बढ़ना क्यों ज़रूरी नहीं है, बात नंबर 1, और इसको नियंत्रण कंट्रोल में कैसे लाया जाए। क्योंकि अब तो जो बढ़ गया 135 करोड़ के समथिंग है हम लोगों की जनसंख्या भारत